हाय हॅलो नमस्कार. तर तुमचं माझ्या व्लॉगमध्ये परत एकदा खूप खूप स्वागत आहे. तुम्हाला सगळ्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या म्हणजेच रिपब्लिक डेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आता आम्ही T2 इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मुंबईला आलोय. इथे 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीचं सेलिब्रेशन होत असतं. तर आपण आता डायरेक्ट बघूया इव्हेंट कसा असणार आहे ते आणि कसं सेलिब्रेशन असणार आहे. कमांडोज अपनी आंखों में पट्टी बांधकर वेपन्स को खोलने एवं तोड़ने की कार्रवाई क्रमवार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वेपन्स को चेक करने की कार्रवाई सुरक्षा के लिहाज से आमतौर पर खुली आंखों से भी वेपन्स को खोलना एवं तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हमारे जाबाज कमांडोज इस कार्रवाई का इतना अभ्यास करते हैं कि बंद आंखों से वेपन्स को खोलना तोड़ना कर सके। इस कार्रवाई में 5.56 राइफल, असलासाट X95, 9mm ब्लॉक पिस्टल जैसे हथियार मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उधम सिंह द्वारा हथियारों को खोलने की कार्रवाई चल रही है। उसी के ठीक पीछे तृतीय टीम द्वारा हथियारों को जोड़ने की कार्रवाई। मात्र 1 मिनट 50 सेकंड में हथियारों को खोलने एवं जोड़ने की कार्रवाई आपके सामने प्रस्तुत की गई। यह था WT का एक दृश्य जो इनके ट्रेनिंग में शामिल है और इन्होंने दर्शाया है। साथ ही अगली कड़ी में रिफ्लेक्स शूटिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो कि एक स्पेशल टीम का स्पेशल ट्रेनिंग है। आमतौर पे यह ट्रेनिंग उन सदस्यों को दिया जाता है जो चुने हुए जवान होते हैं और उन्हें स्पेशल टास्क असाइन किए जाते हैं। रिफ्लेक्स ट्रेनिंग में एक जवान को इतना दक्ष बनाया जाता है कि तेजी से फायर पोजीशन में आना और दुश्मन को बर्बाद करना। इस ट्रेनिंग के बाद जवान में वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि किसी भी खतरे को वो भागते हुए न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से चेकबंदी की कार्रवाई करते हुए जवान लो में पोजीशन में रहते हुए फायर करते हुए कमांडो मस्तकों के कुंड आज की घड़ी की तुम हार दो की बदली करके चलती हालत से फायर पोजीशन में आना और मेरी पोजीशन अख्तियार करना। लाइन पोजीशन, हिलिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। शान या की जान का हो दान आज धनुष के बाण पे उतार दो। राइट शोल्डर कैरी पोजीशन।
एडवांस होकर फायर पोजीशन में आना, नीलिंग पोजीशन, हाई स्क्वाट पोजीशन एवं स्टैंडिंग पोजीशन। लो मैन हाई मैन पोजीशन से फायर करते हुए मैक्सिमम फायर पावर। डिफेंस का इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब खुले मैदान में होते हैं। साथ ही एरियल थ्रेट को काउंटर करने के लिए यूबीजीएल का इस्तेमाल करता हुआ कमांडो। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस। जैसा कि मैं बताना चाहता हूं, इन्हें ट्रेनिंग के दौरान ऑब्स्टिकल क्रॉसिंग, काउंटर अटैक एनेकुलेशन, इस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसका एक झलक आपके सामने कमांडो प्रस्तुत करते हुए के साथ ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते हुए सीआईएसएफ के जयकारे के साथ कमांडोज के द्वारा फायर किया गया। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। सुरक्षा के लिहाज से अच्छे गठन की कार्रवाई की गई। में आज फूल तीर्थों में आज आग की लपट का तुम बहार दो। सारे दुखों का हनन करवाती है रामायण, विपत्ति में संतति का मनन करवाती है रामायण। रामायण समस्त मानव मूल्यों की पराकाष्ठा है, ज्ञान की ऐसी गंगा है जिसमें उतरने का मन बार बार आह्लादित रहता है। इस दिव्य धारा का प्रवाह ऐसे ही चलता रहे, इस पीयूष का पार हम ऐसे ही करते रहे। इसी अभिलाषा के साथ प्रस्तुत है रामायण का एक छोटा अंश, सीता स्वयंवर। श्री सुनिए, अब सब मेरी बात सुनिए। यह सर्वविदित है कि राजकुमारी सीता के विवाह की एक शर्त है कि जो शूरवीर शिव के इस धनुष्य को उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। यही वो धनुष्य है, इसे उठाकर झुकाना क्या कठिन है? कठिनाइयों का तो तब पता चलेगा जब इसे उठाना पड़ेगा। धनुष्य उठाएंगे। सुना है ऐसे बड़े बड़े पराक्रमी वीर नहीं उठा सके। वो वीर नहीं होंगे। मेरी बारी आने दो, देखना कैसे फूल की तरह इसे उठाता हूं। तुम्हारी बारी आने से पहले किसी और ने उठा लिया तो वो यहां से जीवित नहीं जाएगा। अब क्या ये बालक धनुष्य उठाएंगे?
कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम में बदली सबरी जटायु और निषाद जैसी जिंदगी। और डायर के सीने में उतार गोली उधम से सीना तान के जिए फौलाद जैसी जिंदगी। और जीते जी फिरंगी सरकार जिन्हें छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। And the performance is done by Rakesh Budhwadkar, Alvin Gadkar, Neeta Panchal, Nagesh Palkar, Darshit Kawale, Elroy Patel, Bhushuk Jadhav, Jay Prakash Sawant and Akshmay Patel। संप्रदाय की भावना को ठेठ पहुंचाना हमारा मकसद है। इस कहानी के माध्यम से हम भारत देश के तमाम क्रांतिकारी और देशभक्तों को अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। बस अब और सहन नहीं होगा, और कितनी मात्रा में सहन करूंगा। गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया, पढ़ाई नहीं इसलिए अच्छी नौकरी नहीं, अच्छी नौकरी नहीं है इसलिए पैसे नहीं, और पैसे नहीं है इसलिए घर में इज्जत नहीं, परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। पैसे के टेंशन, बॉस के ताने, परिवार की हालत, बढ़ता हुआ कर्ज, एक के पीछे एक आती मुश्किल है। काश मैं भारत के बदले किसी और देश में पैदा होता, कम से कम अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे और अच्छा लाइफस्टाइल तो मिलता। वहां के लोगों को देखो कितने खुश है, और यहां हम भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में भाग रहे हैं। साला ये भी कोई जिंदगी है? इस देश ने उन्हें बर्बाद कर दिया है। इन मुश्किलों से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, साला डिप्रेशन में रहने से अच्छा खुद को खत्म कर दो, सब प्रॉब्लम ही खत्म, इस जिंदगी से छुटकारा। सबने ये कोमा में है, दवाइयों का ओवरडोज हो गया है। जब तक मुझे होश नहीं आता कुछ कह नहीं सकती, अगर होश आया तो ठीक, वरना ये क्या हो गया? मैं कहाँ कम कर रही हूँ? ऐसे कौन सा टेंशन है तो आपने ये कदम उठाया? एक बार अपने परिवार के बारे में सोच लेते। इससे बैठ के कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हे भगवान, ये होश में आने तक मैं आपके सामने अखंड जाप करूंगी। हाँ, अखंड जाप करूंगी। उठो, कौन कौन? मैं कौन? मैं सुभाष चंद्र बोस। हाँ मैं, माफ करना, पर तुम्हें नींद से उठाने के लिए एक थप्पड़ जरूरी था, पर यह थप्पड़ तुम्हारे खुदकुशी के लिए नहीं था, यह थप्पड़ था मेरे भारत माँ के बारे में बुरा कहा इसलिए। अगर ऐसी बात है तो एक थप्पड़ मेरी तरफ से भी लगाइएगा नेताजी। अरे भगत, आओ आओ। भगत सिंह ने 16 वर्ष की उम्र से ही अपने आप को इस देश पे नौछावर कर दिया, अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, और सिर्फ 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ गया। पर नेताजी, अफसोस है मुझे इस बात, देश के लिए फांसी चढ़ने का नहीं, तो ये आजकल के नौजवानों का हौसला देख के अफसोस हुआ है। सही कहा भगत, अफसोस है कि तुम जैसे बुजुर्गों को आजाद करने के लिए हमने अपनी जान दांव पर लगाई। जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ क्या पड़े, सीधे खुदकुशी। अरे मरने का जज्बा है क्या नहीं तुम लोगों में? अरे आजाद, आओ आओ। कैसे हो नेताजी? देखिए पंडित जी, हमारे देश का एक हारा हुआ नौजवान, तुम्हारी
सूबेदार, तुम मेरे भारत माँ को कैसे हरा सकते हो? क्या कह रहे थे? इस देश ने तुम्हें बर्बाद किया। अरे इन्हें तो उल्टा लटका के 100 कोड़े देने चाहिए। क्या भैया, मुझे तो इस बात का ज्यादा अफसोस है कि ये हारा हुआ इंसान मेरे राज्य का है। अरे मूर्खा, तेरी उम्र में मैंने ब्रिटिश सरकार के आंख में आंख डालकर कहा था, कितीही संकट आली आभार जरी कोसळला तरी त्यावर पाय देऊन उभा राहीन मी। इससे कहते हैं हौसला। और तुम थोड़ी मुश्किलें क्या आ गई, सीधे अपनी जिंदगी खत्म करने चलो। और तो और मेरे भारत माता को कोस रहे हो। फिर अब कैसा जाएंगे महाराणा बाबा साहब, क्या सोच के हम जख्मी शेर की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़े थे। दिन रात भूख प्यास सब भूल के एक लक्ष्य लेके चले थे। कितनी गोलियां खाई, कितनी लाठियां खाई, कितने टॉर्चर से है, खून से लटपट लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। ये सब किस लिए? ये दिन देखने के लिए वापस जन्म लूं और इन जैसे बुजदिलों को दौड़ा दौड़ा के मारूं। जी, जिस दिन मुझे फांसी होनी थी ना, और जब मेरे मुंह पर काला कपड़ा डाला गया था, तब मुझे अंधेरा नहीं दिख रहा था। मुझे दिख रही थी एक रोशनी, आजादी की रोशनी, क्रांति की रोशनी, खिलखिलाती धूप, लहराती फसलें, हंसते खेलते देशवासी, हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां। और आजीविका और पैसों के पीछे भागते ये लोग देख के ऐसे लगता है कि क्या हमारा बलिदान व्यर्थ तो नहीं गया? नहीं भगत जी, आपका और किसी भी क्रांतिकारियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। हमने तो एक सुनहरा भरोसा लगाया था। देश आजाद होते ही ऐसा संविधान बनाया था कि जन्म हुए बच्चे से लेकर मरते हुए बूढ़े तक हर इंसान को खुशहाल जिंदगी जीने का हक दे। उसी संविधान पर तो भारत देश सालों से टिका हुआ है। और अब बदलती जरूरतों और खुद के फायदों के हिसाब से ये मतलबी लोग संविधान का गलत इस्तेमाल करते हैं। अरे क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? सोने की चिड़िया दी थी हमने तुम्हारे हाथों में, और तुम उसे संभाल नहीं पाए, तो उल्टा उस चिड़िया को ही पहुंच रहे हो। और ऊपर से ये भी कह रहे हो कि काश मैं किसी और देश में पैदा होता। तो क्या करो पंडित जी, आपके समय हमारी इतनी मुश्किलें नहीं थी। आज दौर बदल गया है। तब आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। और अब हमारा लक्ष्य है सर्वाइवल, जहां हर पल भागना पड़ता है। महंगाई, टैक्स, कंपटीशन, इन सब में इतने पिट चुके हैं कि हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। आज की दिन की मुश्किलें कब कहाँ होगी? मुश्किलें नहीं थी, क्यों? हमारा परिवार नहीं था, हमें नहीं लड़ना पड़ रहा था हमारे सर्वाइवल के लिए। अरे आज तुम्हें सिर्फ खुद के सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा है, और हमें तो खुद के साथ साथ पूरे देश के सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ रहा था। आज तुम्हारे पास तरह तरह की सुविधा है, मशीनरीज है, टेक्नोलॉजी है, जिससे तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है। हमारे पास ये सब नहीं था, फिर भी हमने ऐसे तुम्हारे जैसी हार नहीं मानी। बस कीजिए भाई। और आप सब उसे और डरा रहे हो। बेटा, सर्वाइवल ऐसी चीज है जो सदियों से चलती आ रही है। हर दौर में हर मनुष्य का सर्वाइवल का तरीका अलग अलग है। इस नए दौर में सर्वाइवल की सबसे अहम कड़ी है शिक्षा, और तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। नेताजी, आजाद जी, भगत सिंह, तिलक जी, इन सब ने तो उन्हें शिक्षा दी, अपने आप को लड़ने के काबिल बनाया, और फिर उतरे इस जंग में। और बाबा साहेब, इनसे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है बेटा? इन्होंने तो शिक्षा के लिए इतनी मुश्किलें झेली हैं, इतने जुल्म सहे हैं, फिर भी डटे रहे। और आज उन्हीं के बनाए संविधान पे ये देश आगे बढ़ रहा है। अगर अच्छी शिक्षा नहीं हो तो सर्वाइवल का डर नहीं रहता बेटा। और बापू, मेरी शिक्षा की उम्र अब नहीं है, अब कहां से पढ़ाई करूं? पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती बेटा। कुछ सरकारी परीक्षाएं छोड़े तो ऐसा कोई भी विषय नहीं जो आपको उम्र का बंधन दे।
हमारे संविधान में शिक्षा को लेकर कई खूबसूरत कानून है जो इंसान को मरते दम तक पढ़ाई की आजादी देता है। तो अब क्यों नहीं कर सकते? जहाँ पे तुमने पढ़ाई छोड़ी थी वहीं से वापस शुरू करो। बापू जी, इनसे नहीं होगा। ये सब अच्छे है लोग क्या कहेंगे के चक्कर में। जब तुम्हारी खुदकुशी करने की नौबत आई तो वो सब लोग कहाँ गए थे? कोई नहीं आएगा तो अब लोग क्या कहेंगे का चक्कर छोड़ दो और पढ़ाई में लग जाओ। पंडित जी, ये ऐसे नहीं समझेंगे, इन्हें इन्हीं की भाषा में समझाना होगा। मिस्टर रे को जिन्होंने 52 साल में मैकडॉनल्ड खरीदा, मिस्टर हार्लैंड सैंडर्स इन्होंने 62 साल में KFC कंपनी बनाई, मिस्टर बोमन ईरानी जिनको फर्स्ट डे 44 मिनट में मिला, मिस्टर पॉल शिरोमणि जिन्होंने अपनी PhD 90 साल की उम्र में पूरी की। ये सब और इनके जैसे कई लोग एक परफेक्ट एग्जांपल है कि इट्स नेवर टू लेट। ये डांस और रील्स देखने से अच्छा है मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट्रीज मूवीज देखो जिससे तुम्हें प्रेरणा मिले। हार गए तो फिर खड़े हो जाओ, लड़ो जब तक की जान। आखिर IPS शर्मा जी को किसी ने कहा था रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट, समझे? पढ़ाई करने के लिए मेरे पास वक्त कहाँ है? पूरा दिन तो ऑफिस में ही चले जाता है। तुम गलत बोल रहे हो, वक्त तो सबके पास है, बस तुम लोग उसे ठीक तरह से नियोजित नहीं कर पा रहे हो। ये तुम्हारा फोन है ना, जरा अपने फोन के सेटिंग में जाओ और बैटरी यूसेज या डेटा यूसेज देखो, क्या दिख रहा है? क्या 5.5 घंटे बिताए? वही तो, तुम्हारे पूरे दिन से तुमने 5.5 घंटे बर्बाद कर दिए। वही अगर सही काम में इस्तेमाल करो तो इस समय में तुम क्या क्या नहीं कर सकते। 5.5 घंटे बहुत होते हैं मेरे दोस्त। इस वक्त में तुम बहुत सारी शिक्षा ले सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, अपना पसंदीदा खेल खेल सकते हो, व्यायाम कर सकते हो, अपने शौक पूरे कर सकते हो, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और कुछ नहीं तो अपने परिवार को वक्त दे सकते हो, समझे? और भी बहुत कुछ हो सकता है 5.5 घंटों में। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। पर नेताजी, अगर मैंने फोन यूज करना छोड़ दिया तो मैं समाज से बिछड़ तो नहीं जाऊंगा? अगर ऐसी बात है तो करो फोन का इस्तेमाल, पर दिन में सिर्फ 1 घंटे। अब वो 1 घंटा कब होगा वो तुम तय करो, सुबह उठते ही या फिर रात को सोने से पहले। कर लो खुद को अपडेट, पर ये पक्का निश्चय करना पड़ेगा उस 1 घंटे के अलावा दिन भर फोन को हाथ भी नहीं लगाओगे। फिर तुम्हें एहसास होगा कि फोन के बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, बहुत समय है तुम्हारे पास, बस नियोजन की कमी है। इस दुनिया में हम टिक पाएंगे कि नहीं, वक्त हमारे हाथ से चला जा रहा है। इस डर में हम इतने डूब चुके हैं कि हर दिन टेंशन टेंशन टेंशन, और इसका पूरा प्रभाव तुम्हारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। और परिणाम में आते हैं खुदकुशी जैसे ख्याल। फ्यूचर के टेंशन में हम आज का दिन जीना भूल गए हैं। बहुत आसान है, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो और पूरे दिन का नियोजन करो। मुझे यकीन है कि आपको प्रश्न पड़ेगा कि ये सब तो मैंने कर लिया, फिर भी वक्त बचा है, और इस बचे हुए वक्त का मैं क्या करूं? कुछ समझ रहे हो? तो अब मेरे देश को नहीं कोसोगे ना? अगर वापस मेरे देश को उल्टा सीधा कहा रहा तो चामड़ी सोना थे। तो बोलो भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया। मुझे माफ करना गीता, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। अब मैं ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करूंगा। अब मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। कितनी भी कठिनाइयां आए मैं लड़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा और इस देश का एक जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बन के दिखाऊंगा। हाँ, इस देश का जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बन के दिखाऊंगा।
the patriotic spirit stays ignited in our heart. Let us take the essence of today with us and continue to work for the good of country. With a salute to our motherhood, we thank you all for joining us. Jai Hind. मोमेंट ऑफ द डे म्हणजे 12th फेल मूवी ज्यांच्यावर बनलाय ते IPS ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा सर यांना भेटणं खूप भारी वाटलं भेटून आम्हाला आणि मस्त आम्ही छान एकदम फोटोसुद्धा काढून घेतले पटापट. तर आमचं सेलिब्रेशन बघून झालं आहे. ॲक्च्युली आम्हाला एंट्री नाही मिळाली, आतमध्ये जास्त स्टाफ होता त्याच्यामुळे. तरी पण आम्ही ट्राय केलं आहे, जेवढं मला पॉसिबल होईल तेवढं मी त्याच्यामध्ये व्हिडिओमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ ते सांगा. आणि आम्ही लास्ट टाईम जेव्हा 15 ऑगस्ट आलेलो तेव्हा नाईट शिफ्ट करून आलेलो. तर लिटरली आम्ही 3 ते 4 तास इथे बसून आणि मग नंतर ते इव्हेंट बघितलेला, तेव्हा मला खूप जास्त आवडलेला. सो म्हणून मी आज परत आली. आणि तेव्हा म्हणजे स्कूल टाईमनंतर आत्ता परत असं काहीतरी बघायला मिळतं आहे, त्याच्यामुळे मला खूप छान वाटतं आहे. आणि बस एवढंच. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि अजून एक गोष्ट, तुमच्या सगळ्यांसाठी एक क्वेश्चन आहे की 26 जानेवारीला कोण फ्लॅग होस्टिंग करतं. आपले जे इंडियाचे जे मेन असतात, जसं PM झालं, प्रेसिडेंट झालं, तर PM करतो की प्रेसिडेंट करतो, हे विदाऊट गुगल करता तुम्हाला आन्सर करायचं.